नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और अभी तक आप क्या सीखते आ रहे हो? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आप लोगों ने देखे और आप लोगों को समझ में भी आया। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4 और ये फाइनल वीडियो होगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें आज की वीडियो में साथियों आप क्या क्या सीखने वाले हो ये देख लीजिए। सबसे पहले आप देखोगे आयन के बारे में, यानी दोस्तों धनायन और ऋणायन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर कितना आयन होता है वो बताऊंगा। सेकंड चीज आप देखोगे कि आखिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। थर्ड आपको देखना होगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। एंड फोर्थ आप देखोगे उपचयन अभिक्रिया क्या है। फिफ्थ देखोगे अपचयन अभिक्रिया क्या है। और हो सकता है आप ये भी देखो संक्षारण क्या होता है। संक्षारण मतलब वही जब आप देखोगे कोई पदार्थ खराब हो जाता है, अभी सीखोगे। हमारा पहला काम ये है कि दोस्तों कुछ ऐसे आयन हैं जिनके बारे में आप जान लो। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप वो आयन के बारे में जान लोगे तो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि आपने डेफिनेशन सुनी है कि उसमें आयनों का विनिमय होता है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या उत्पाद बनेगा। इसलिए कुछ आयन मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, वो आयन आपको याद होना चाहिए। वो देखिए मैं इस प्रकार से इधर लिखा रहा हूँ और वो आपको आयन याद होने चाहिए। आप देख सकते हो अभी यहाँ पर ये लिखे रहेंगे। पहला आयन होता है NH। पहले हम दोस्तों आपको लिखाएंगे धनायन NH4 पे प्लस। NH4 पे प्लस, जब सिर्फ प्लस आयन है इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर प्लस धनायन है, प्लस धनायन। इसको क्या बोलते हैं? NH4 को अगर आपको पता हो इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं साथियों? इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। NH4 क्या होता है? अमोनिया। NH4 अमोनिया। उसके बाद आप देखोगे जिंक। जिंक पे होता है +2। जिंक पे क्या होता है? +2। ये हो गया जिंक। ये क्या हो गया? जिंक। अब आप देखोगे जिंक के बाद आता है Cu। दोस्तों एक बात याद रखना, जब Cu पे सिर्फ धनायन हो यानी सिर्फ +1 आयन हो तब इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। आप लोगों के मन में कॉपर भी आया होगा। क्या? कॉपर। एक बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि साथियों अगर आपको Cu के ऊपर प्लस दिखे यानी सिंगल आयन दिखे तो इसका मतलब है वो क्यूप्रस है। और वहीं आपको दोस्तों Cu के ऊपर +2 आयन दिखे तो वहां पर आप समझ लेना कॉपर है। वहां पर क्या है साथियों? कॉपर। वहां पर क्या होता है? कॉपर। उसके बाद आपको देखना है Fe पे होता है +2। Fe मतलब बोलिए। Fe होता है बेसिकली आपका, जो आपको पता होना चाहिए, फेरस। क्या होता है? फेरस आयन। ये सभी क्या है? आयन है। अमोनिया आयन, जिंक आयन, क्यूप्रस आयन, कॉपर आयन, वो आयन आप लिख सकते हो। Fe का मतलब होता है फेरस आयन। Fe का मतलब फेरस। अब Fe पे कितना होता है? +2 होता है, ये बात याद रखना। अब देखिए एक होता है फेरिक। एक क्या होता है? फेरिक। वो भी Fe होता है लेकिन फेरिक पे +3 आयन दिखेगा। फेरिक पे आपको कितना दिखेगा? +3 आयन दिखेगा। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर ये क्या हो गया? फेरिक। ये क्या हो गया आपका? फेरिक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लेड। लेड क्या होता है? पीबी पे +2 दिखेगा, ये होगा लेड। ये क्या हो गया? लेड। उसके बाद आपको एक चीज और दिखेगी, सिल्वर। सिल्वर पे क्या होता है? प्लस आयन। सिल्वर पे आपको देखने को मिलेगा प्लस का आयन। क्या देखने को मिलेगा? प्लस का आयन, जिसमें आपसे ये क्या हो गया आपका? सिल्वर। तो ये आपके कौन से जो थे? ये थे धनायन। अब आप देखिए ऋणायन भी हुए हैं। कुछ आपके पास ऋणायन भी आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। ऋणायन देखिए, जो ऋणायन है पहले तो आपके पास आ जाता है ऋणायन में नाइट्रेट, NO3 यानी जो नाइट्रेट होता है उस पर -1 आयन होता है। क्या? नाइट्रेट। ये सब आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद आपको मिलेगा कार्बोनेट, CO3 पे -2 आयन होता है। कितना होता है? -2 आयन। ये क्या हो गया? कार्बोनेट। उसके बाद आपको एक लास्ट और दिखता है SO4 यानी सल्फेट। SO4 पे -2 देखने को मिलता है। ये कौन सा होता है? सल्फेट आयन। और एक ऋणायन का और है, वो भी देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। PO4 होता है फॉस्फेट। क्या? PO4 पे -3 आयन होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है।
ये आपके आयन थे जो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए आखिर हमने इन आयनों के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अर्थात आपकी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी दृष्टि से, क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट देखोगे आयनों का विनिमय हो रहा है। अब आपका टॉपिक क्या था कि आपको आज सीखना है कि दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया है साथियों। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इसके आपको कई सारे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं। इसमें सीधा ये कहता है कि आयनों का विनिमय होगा। किसका? आयनों का आदान प्रदान, आयनों का विनिमय, आयनों का विनिमय, आयनों को क्या होगा? विनिमय होगा। आयनों का कितना क्या होगा? विनिमय होगा। ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए साथियों, चूंकि आप अभी भी 9th से 10th में आए हो तो अभी आपको आवर्त सारणी का भी ठीक से ज्ञान नहीं होगा, तो उसकी आप चिंता करने की बात नहीं है। अभी थोड़ा आपको कम समझ में आ सकता है कि इस पे +2 क्यों है, इस पे -3 क्यों, उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको, बस आपको धीरे धीरे लेक्चर को देखते रहिए। अभी तक हमने बस ये देखा है कि रटंत विद्या वाला थोड़ा, कि एक अमोनिया है जो NH4 होता है, उस पर इतना आयन है, जिंक पे इतना आयन है, फेरस पे इतना आयन है, Fe पे फेरिक इतना है, लेड पे इतना है, सिल्वर पे इतना है, नाइट्रेट या कार्बोनेट या सल्फेट या फॉस्फेट इतना इतना आयन है। ये बस इतने देखा और हमने बस ये देखा कि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसकी इंग्लिश होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये क्या है? आयनों का विनिमय होता है। अब देखिए बिना एग्जाम्पल के आप इसे नहीं समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, तो इसको अब आप क्या करोगे? 3 स्टेप्स में करोगे, वो स्टेप्स ही बताएंगे। पहले आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। साथियों आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। अब आप अपने जो खाद्य पदार्थ में यूज करते हो सोडियम क्लोराइड, उससे इसकी रिएक्शन होगी NaCl, सोडियम क्लोराइड से इसकी क्या होगी? रिएक्शन होने वाली है। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा उत्पाद कैसे बनेगा? उत्पाद कैसे बनेगा मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? ये आपका क्या हो गया? ये तो आपको पता है क्या हो गया? अभिकारक या अभिकर्मक कह सकते हो। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर उत्पाद कैसे बनेगा? देखिए अब क्या होता है, मैंने बताया था आयनों का विनिमय होता है। क्या होता है? आयनों का विनिमय। अब देखिए पहले आप देखिए इसका कहीं पर मैंने आपको लिखा है सिल्वर पर कितना आयन होता है, तो यहाँ पर देखोगे सिल्वर पर सिर्फ प्लस का एक आयन है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? प्लस लिख दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है? हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि सिल्वर पे कितना आयन है, तो आपने देख लिया प्लस आयन है भाई साहब। अब देखिए नाइट्रेट पे अगर यहाँ पर एक प्लस है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक एक माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि नहीं प्रूफ दो प्रूफ, तो मैंने यहाँ पर लिखाया भी है कि नाइट्रेट पे माइनस का एक आयन है। ठीक है। अब देखिए सोडियम पर भी प्लस का एक आयन होता है और क्लोरीन पर भी माइनस का एक आयन होता है। अब आप कहोगे कि ये सोडियम का आपने बताया ही नहीं, तो आप लिख लो कि सोडियम पर प्लस का एक आयन होता है। अभी मैं आपको ब्लॉक बताऊंगा कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 15, 16, 17, 18, तब आप समझ में आ जाएंगे आवर्त सारणी के, इसलिए चिंता मत करना। आपने देखा सिल्वर पे प्लस आयन होता है और नाइट्रेट पे माइनस हो गया। दूसरे अगर पहले वाला प्लस जितना होगा दूसरा वाला उतना ही माइनस होगा। अगर यहाँ पे +2 होता तो यहाँ पर -2 हो जाता, अगर यहाँ पर +2 होता तो यहाँ पर भी -2 हो जाता। यानी आपको दोनों में से एक पता होगा तो फर्स्ट वाला वही होता है या सेकंड वाला भी वही होता है। तो आपके पास था सिल्वर नाइट्रेट, अब है सोडियम क्लोराइड। अब हमें ये जानना है कि हमारा उत्पाद क्या बनेगा। अब देखिए हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा है कि हमें ये देखने को मिलेगा आयनों का विनिमय। अब हमारे आयन क्या है? ये रही प्लस माइनस, यही तो आयन है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाता है। फिर से पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा और दूसरे वाले का माइनस पहले वाले के प्लस के साथ जाएगा।
ठीक है, समझ में आए कि पहले वाला, यहाँ पर देखिए ये जो पहले वाला अभिकारक है इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा, इतनी बात याद रखिए। तो जब दोस्तों यहाँ पर आयन बिल्कुल समान हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लस और माइनस को भेज देना है। ठीक है, डायरेक्ट अपने प्लस और माइनस को भेज देना। ऐसे देखिए हमने बताया कि पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ जाएगा, यानी Ag और ये Cl, ये क्या एक उत्पाद बन गया आपका, क्या, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड, ये आपका एक उत्पाद बन गया। अब दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ जाएगा, NaNO3, ये क्या हो गया साथियों, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड और ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए इसमें आपको अब क्या नहीं समझ में आया। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया। बस थोड़ी सी दिमाग खुलने की बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपके पास है उसमें आपको बस एक काम करना है, आयनों का विनिमय करना होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सिल्वर पे प्लस था, नाइट्रेट पे माइनस था, इस पे सोडियम पे प्लस था, क्लोरीन पे माइनस था। तो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले माइनस के साथ और दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ, ये करना था आपके, एक ये बन गए। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल देने हैं, एक एग्जाम्पल और देखिएगा आप। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए आपके पास बेरियम क्लोराइड है, क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये रहा। अब बेरियम क्लोराइड ने जो रिएक्शन किया है वो किया है Na2SO4। अब Na2SO4 का मतलब क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट। ये जो रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट से करता है Na2SO4। अब उत्पाद क्या बनेगा, आप स्वयं बनाओगे। पहले आपको आयन देखना है कि किस पे कितना आयन होता है। तो बेरियम पे +2 का आयन होता है, बेरियम पे कितना होगा, +2 का आयन। अब दोस्तों अगर पहले वाला +2 है तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक -2 कर दो। अब सोडियम पे, अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो सोडियम है उस पर कितना आयन होता है। तो दोस्तों अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको जब आप एक ट्रिक पढ़ोगे, हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कर स्कूटर बाप राजी, ऐसे कुछ ट्रिक पढ़ोगे जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं, जो जैसे फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर +1 आयन होता है, यहाँ पर +2 आयन होते हैं, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर +-4 होता है, यहाँ पर -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1। अब जो आपका सोडियम आता है कि दोस्तों हेलिना, तो सोडियम पर कितना होता है, प्लस का 1 आयन होता है। सोडियम पर कितना होता है, प्लस का 1 आयन होता है। सोडियम पर कितना होता है, प्लस का 1 आयन। और यहाँ पर Na2 है तो 1 आयन होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 आयन हो जाएंगे। कितने, 2। तो अंदर वाला भी कितना होगा, -2। अभी देखिए एक बात और रह गई होगी कि आपको इस प्रकार की अभी मैंने जो ब्लॉक बताया वो समझ में ना आए हो, तो कोई बात नहीं, अभी आप लिख सकते हो। जब मैं आपको आवर्त सारणी बनाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो आपको पता चल गया कि सोडियम पे +2 है तो सेकंड वाले -2 हो गए। अब देखिए आयन समान है हमारे, यानी +2 -2 +2 -2। अब आपको क्या करना है, पहले वाले का जो प्लस है दूसरे वाले के माइनस के साथ भेजना है। तो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, तो जो Ba है और SO4, यानी ये क्या बन गया, BaSO4। क्या बन गया, BaSO4। और BaSO4 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बेरियम। Ba मतलब बेरियम और SO4 अभी लिखे आया था क्या, सल्फेट। तो ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, देखिए अब दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ, तो प्लस यानी Na2 और Cl2। अब दोस्तों Na2Cl2, अब यहाँ पर जो 2 है वो कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 2NaCl। अब दोस्तों ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड।
ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट था। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी। आप बस ये याद रखिए कि जो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें आयनों का विनिमय हो रहा है, बस इतनी सी बात। और ये आयन याद कर लीजिए और ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इतने में आपका हो जाएगा। तो जब हम ये सीख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टर कह देता हूँ मैं, उस पर ध्यान मत देना, रिएक्शन। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है कि आपको दोस्तों जैसे ही आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, उसके बाद मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक और रिएक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसका नाम क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आप दूसरी रिएक्शन समझिए जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए बेसिकली आपके अवक्षेपण अभिक्रिया कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, और इसकी इंग्लिश मुझे भी याद नहीं आ रही अभी। तो जो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है उसमें क्या होता है दोस्तों? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ आपको एक अवक्षेप प्रभाव प्राप्त होगा। क्या? एक उत्पाद मिलेगा जो कि अवक्षेप होगा, यानी आपको एक ऐसा पदार्थ मिलेगा किसमें? उत्पाद में जो एक ठोस अभिलय होगा, ठोस अभिलय। या आप ऐसे भी कह सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे भी हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब ठोस अभिलय का मतलब क्या होता है वो देखिए, आपको एक ऐसा पदार्थ मिलेगा। क्या? एक ऐसा पदार्थ मिलेगा जो जल में नहीं घुलेगा, यानी जो जल में नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये हो गया, मतलब एक ऐसा ठोस प्राप्त होगा जो जल में नहीं घुलेगा, उसी को आप क्या कह रहे हो? अवक्षेपण अभिक्रिया कह रहे हो। तो देखिए क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? बहुत सारे हैं। देखिए आपके पास क्या, यही एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट वाला, AgNO3, और जिसने रिएक्शन किया था सोडियम क्लोराइड से और बनाया था सिल्वर क्लोराइड, देन आपका बना था सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यही बना था। अब यहाँ पर जो AgCl है वो एक प्रकार का ठोस है। क्या है? ठोस। सिल्वर क्लोराइड, ये क्या था? सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है? अवक्षेप है। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप। अब यही जो सिल्वर क्लोराइड है वो जल में नहीं घुलेगा। यही जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यही जल में नहीं घुलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर निकल के आ रही है जहाँ पर एक अवक्षेप का निर्माण होगा, और वह अवक्षेप जो होता है बेसिकली क्या होता है? उसमें जल में घुलनशील नहीं होता है। बस इतनी सी बात थी। अब सामान्यतः आपको ये अवक्षेप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही देखने को मिलेगा, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोस्तों ज़्यादातर द्विविस्थापन अभिक्रिया की जब आप एग्जाम्पल लोगे तो उसमें एक अवक्षेप आपको निकलता हुआ दिखेगा। और जो सोडियम नाइट्रेट है ये एक्वस है, मैंने बताया था एक्वस का मतलब जल में घुलनशील, ये भी एक्वस है। ये आप लिखना अनिवार्य होता है, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो ये भी आप लिख लिया करो, एक्वस। जो सॉलिड होता है उसे एस से प्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से और गैस को जी से। तो आई होप दोस्तों आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं इससे आगे जो हमने आज प्रॉमिस किया था आप लोगों से सीखने का, वो क्या है। अब हम बात करेंगे आपका उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। उपचयन अभिक्रिया, तो इसमें से आपको जो कुछ भी नोट करना हो कर लिया होगा आपने, नहीं तो नोट्स मिल ही जाएगा आपको, तो एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, अब जो बात आती है वो आती है हमारी उपचयन अभिक्रिया की। किसके? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक अभिक्रिया है जिसका नाम ही है उपचयन। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया, साथियों उपचयन अभिक्रिया को आप समझ सकते हो दो तीन प्रकार से। क्या? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया
जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए अब जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो भी बहुत मस्त है। इसमें क्या होगा, सिर्फ आप एक चीज याद रखना, उपचयन अभिक्रिया में जो कि आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। क्या होगा साथियों, ऑक्सीजन की वृद्धि। या तो आपको ऑक्सीजन की वृद्धि दिखेगी या आपको हाइड्रोजन का हास्य होगा, या हाइड्रोजन कैसी होगी दोस्तों, हास्य यानी निकलेगी। या तो हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। बेसिकली आप बस एक चीज याद रखिए, उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिलेगी। सिंपल शब्द बस यही बताते हैं, उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आप बस ये देखोगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी। क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी। किस प्रकार, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साथियों। आपके पास कॉपर है, क्या, कॉपर, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्या, कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए ये क्या है, कॉपर, ये आपको देखने को मिला कॉपर। ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए हम कह रहे थे कि उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। पर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जरा डीप से समझाइए ना, तो समझिए ना। बेसिकली आपको बस ये देखना है कि साथियों आप यहाँ पर देखिए कॉपर था और यहाँ पर देखिए क्या ऑक्सीजन की वृद्धि दिख रही है आपको। क्या आपको यहाँ पर नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। बेसिकली यहाँ पर सिंगल कॉपर था, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गई। क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, उपचयन हुआ है। क्या हुआ, उपचयन हुआ है। अब कैसा, कौन उपचयन हुआ है, कॉपर। अब आप इस तरीके से लिखोगे, कॉपर, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो गया। कॉपर का उपचयन, कॉपर का उपचयन कॉपर ऑक्साइड में हो गया। क्या, कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में हो गया। जहां पर आप डायरेक्ट लिख दो CO में हुआ कॉपर का उपचयन, यानी कॉपर उपचयन होकर कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। जो चाहो वो लिख सकते हो, जो चाहो आप वो लिख सकते हो। तो क्या थी आपकी उपचयन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो दोस्तों, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। अब आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर सिंगल कॉपर था और जब आपका उत्पाद निर्माण हुआ तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, मिल रही है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। अर्थात ये कहना सत्य बात हो जाती है कि उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर कॉपर का उपचयन हुआ है। यहाँ पर कॉपर का उपचयन हुआ है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के विपरीत, अब आपने जैसे ही ये समझ लिया उपचयन अभिक्रिया को, तो बस इसमें एक डेफिनेशन याद रखना। क्या, यही, जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर भी कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। कार्बन में भी क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कार्बन उपचयित हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन उपचयित हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में। बेसिकली बस इतना ही याद रखना है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह उपचयन अभिक्रिया हो जाती है। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस कम दिमाग लगाओ, आपका काम हो जाएगा। कम दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। क्या, अपचयन अभिक्रिया की, तो आपको जैसे ये क्लियर हो गया है तो अब हम आपको बताएंगे कि आपकी एक अपचयन अभिक्रिया भी होती है, वो क्या है वो सीखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ करना है तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह, नहीं तो नोट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या है वो मैं बताऊँ आपको। अपचयन बहुत सिंपल है, इसी की तरह है जो अभी आपने ये सीखा है उपचयन, बस इसका उल्टा है, यानी वो प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, देखिए अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया
देखिए जो आपका अपचयन अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए अपचयन अभिक्रिया में आपको अभी आपने देखा कि जो उपचयन थी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिल रही थी, आपको क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि। लेकिन जो आपको अपचयन अभिक्रिया है इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, O2 की कमी होगी, O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। उसमें आपको दिख रहा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, परंतु आपको अपचयन अभिक्रिया में देखने को यह मिलता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी। क्या हो रही होगी, ऑक्सीजन की कमी। इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल, अब आप एग्जाम्पल देखिए, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आपके पास कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड एक गर्म पदार्थ, जब गर्म पदार्थ में हम क्या करते हैं, इसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराता है H2O से, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, भूलने की बात नहीं है, अभी बताया था, कॉपर ऑक्साइड। अब जैसे इसने हाइड्रोजन से रिएक्शन की, अब मैंने इससे पहले वीडियो में आपको क्या बताया था, हेलिना की रब से फरियाद बेटा मांगे नहीं, काना कमग अल जनफी प्रभु है क्यों, HGAGAU। ये क्या था, ये क्रियाशीलता श्रेणी थी जिसमें हमें ये पता चलता था कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना पावरफुल है। बेसिकली आपको बस यहीं पर देखने को मिलेगा कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है ना वो कॉपर से शक्तिशाली है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को पीट देगा और पीट के उसका स्थान स्वयं ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा, H2O और कॉपर को निकाल देगा बाहर। क्या कर देगा, H2O और कॉपर को निकाल देगा बाहर, हुआ है ना। देखिए आपने पढ़ा था कि दोस्तों, अब आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पर बता ही दूं, हे का ना का मग अल जन फी प्रभु है क्यों, यहीं तक देखिए। अब जो हाइड्रोजन है वो क्यों से ऊपर आ रही है, यानी कॉपर से ऊपर आ रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन किसी से पावरफुल हो या ना हो, पर कॉपर से तो पावरफुल है। अब जैसे ये कॉपर से पावरफुल है तो ये हाइड्रोजन क्या करती है, कॉपर को हटा देती है और ऑक्सीजन के स्थान पर पहुंच जाती है, तो इसने तो जल का निर्माण कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉपर ऑक्साइड देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन थी, और यहाँ पर जब आप ये कॉपर के पास पहुंची तो ऑक्सीजन जा चुकी थी, ऑक्सीजन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी। और आप इस कथन को कैसे लिख सकते हो कि ये क्या था, कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन, किसमें, अपचयन हुआ कॉपर में, यानी कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हुआ है, अपचयन हुआ है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये कथन था, ये बात थी, ये जो बात थी आपको पता होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का भी एक कॉन्सेप्ट लग गया, और आपने ये भी सीख लिया कि अपचयन यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये भी देख लिया। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने देखा था आयन, फिर हमने देखा द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमने अवक्षेपण अभिक्रिया को कवर किया, फिर हमने अपचयन अभिक्रिया को कवर किया और अपचयन अभिक्रिया को कवर किया। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आपका है, और ये चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, संक्षारण और वक्रगंधिता। वो तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आप समझ लो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ना पड़े। बेसिकली जब आप ये एनसीईआरटी या बुक में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संक्षारण, ये क्या है दोस्तों, ये संक्षारण क्या होता है, बेसिकली जब किसी, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कोई वस्तु है लोहे की, जब वो आप ऐसे ही उसे खुला छोड़ दो, यानी जब कोई वस्तु नमी या वायु के संपर्क में आती है तो कार्बोनेट और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट हैं, उनके संपर्क में आने से वह धातु धीरे धीरे क्षय होने लगती है, यानी खराब होने लगती है। इसी क्रिया को आप संचारण कहते हो। क्या कि जब दोस्तों वायु के संपर्क या नमी के संपर्क में धातुएं आती हैं तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, खराब। इसी को आप क्या कहते हो, संचारण कहते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लोहे का कोई प्रोडक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, लोहा। अब ये दोस्तों वातावरण में ऐसे ही रखा हुआ है खुला। अब जैसे ये वातावरण में कई सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोट, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इत्यादि, मान लीजिए ये गैस है जिसके संपर्क में आने पर इस पर क्या लग गई, जंग। अब ये क्या होने लगा, खराब। और लोहे पर जो खराबी आती है, यानी लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जो खराबी आती है,
लोहे पर जो खराबी आती है उसी को आप जंग कहते हो, यानी लोहे को जो लोहा जब खराब हो जाता है तो उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। यही है आपका संक्षारण। यही क्या है आपका संक्षारण। बेसिकली आपके पदार्थ या धातु जब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसी क्रिया को आप कहते हो संक्षारण। अब वक्रगंधिता ये होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये आप अपनी नोटबुक से पढ़ो तो आपको ज़्यादा डीप समझ में आएगा और आपको कारण भी पता चलेंगे बहुत सारे जो आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। जब आप वक्रगंधिता समझिए, आपने समोसे खाए हैं, समोसे खाए होंगे, जब समोसे गर्म होते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे तेल में ब्लैक ब्लैक पदार्थ नीचे चला जाता है। बेसिकली वो वक्रगंधिता के कारण है। यानी जब कोई तेलीय पदार्थ या खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता लगातार रहता है तो वो क्या होता है साथियों? खराब होने लगता है, जिसमें उसकी सुगंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी गंध टाइप की आने लगती है। तो आज का टॉपिक के साथ, आज की वीडियो के साथ हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो चुका है। हमने डीप से अध्ययन किया है और अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पर कि ये रहा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और ये आपको 4th जो आज अपलोड हो रहा है। ये सारे लेक्चर आपको देखने हैं, तभी साथियों आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। और आपने देख लिए तो फिर कोई बात ही नहीं। और आज हमारा ये चैप्टर गोविंदाई नमो नमः बोले तो ख़त्म हो गया है, ख़त्म बोले तो फिनिश हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है मर गया, अभी आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद आप अपनी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस देखोगे। उसका फर्स्ट वीडियो आते ही इसका 1 शॉट मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए। यानी पहले आपको जैव प्रक्रम का एक वीडियो मिलेगा, जिसके बाद इसका 1 शॉट आ जाएगा, वो आप उससे रिवीजन कर सकते हो, कोई बात नहीं। 1 शॉट के बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा जिसे आपको देना होगा अनिवार्य तौर पर। तो आई होप दोस्तों आप ये वीडियोस अवश्य देखोगे जो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बात याद रखना कि मैंने आपको जब क्लासेस स्टार्ट किए थे तो एक बात बताई थी कि जब इस चैनल पर क्लास स्टार्ट हो जाएं तो आपको रेगुलरिटी रखनी है। क्या? रेगुलरिटी। आप साथियों कम पढ़िए पर डेली पढ़िए, ये रूल याद रखिए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।